साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस जो कोचिंग संस्था है, इनके द्वारा न्यूज टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है। इसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन आभासी रूप में आयोजित किया गया है। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहला भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन किया जा रहा है। तो भारत ने डिजिटल माध्यम से पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। इसमें मध्य एशिया के 5 देश कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने पार्टिसिपेट किया। यहाँ मैप में एक बार इनकी स्थिति को, भौगोलिक स्थिति को देखें तो ये आपका कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान, और ये आपका अरल सी दिख रहा है यहाँ पर, जो कि कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य में स्थित है। तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान, ये 5 देश जो हैं आपके काफी महत्वपूर्ण है मैपिंग के दृष्टिकोण से भी, क्योंकि इससे परीक्षा में लगातार प्रश्न बनते हैं। आगे चलते हैं। ये जो भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन है, इसे भारत और मध्य एशिया के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया है। तो यह भी फैक्ट के रूप में याद रखिएगा। शिखर सम्मेलन के जो प्रमुख निष्कर्ष हैं उनकी यदि बात करें तो पहला, शिखर सम्मेलन को प्रत्येक 2 वर्षों में आयोजित करने पर सहमति प्रकट की गई है। इस हेतु एक संस्थागत तंत्र बनाया जाएगा। दूसरा, नई व्यवस्था का सहयोग करने के लिए नई दिल्ली में एक भारत मध्य एशिया सचिवालय स्थापित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अफगानिस्तान के मुद्दे और चाबहार बंदरगाह के उपयोग पर संयुक्त कार्य समूहों की स्थापना की जाएगी। तथा चौथा, व्यापार और संपर्क, विकास सहयोग, रक्षा एवं सुरक्षा तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में आगे सहयोग किया जाएगा। यह सहयोग निम्नलिखित के माध्यम से किया जाएगा। पहला, बौद्ध धर्म से जुड़ी प्रदर्शनियों का प्रदर्शन। दूसरा, आतंकवाद रोधी संयुक्त अभ्यास इत्यादि के माध्यम से। अब बात करते हैं भारत के लिए मध्य एशिया के महत्व का। तो यह जो क्षेत्र है, मध्य एशिया का जो क्षेत्र है, यह कोयला, गैस, यूरेनियम आदि जैसे खनिजों के व्यावसायिक रूप से व्यवहार भंडार से संपन्न है। दूसरा, यह क्षेत्र जो है कट्टरवाद के प्रभावों को रोकने के लिए बफर क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। साथ ही यह नार्को आतंकवाद को भारत में प्रवेश करने से रोकता है। तीसरा पॉइंट, तालिबान द्वारा अफगानिस्तान में सत्ता पर अधिकार करने के साथ ही भारत के लिए इस क्षेत्र का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। आपका चौथा पॉइंट देखें तो मध्य एशिया का भू रणनीतिक महत्व भी है। यह रूस, मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया और सुदूर पूर्व के संपर्क बिंदु पर स्थित है। अब यहां पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि मध्य एशिया के लिए या मध्य एशिया के साथ जुड़ने के लिए आरंभ की गई जो पहले है या इनिशिएटिव है उनकी बात करते हैं। तो वर्ष 2012 में भारत ने कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति घोषित की थी। यह नीति एक व्यापक आधार वाला ढांचा है। इसमें राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा और सांस्कृतिक संपर्क शामिल हैं। दूसरा, वर्ष 2019 से भारत मध्य एशिया वार्ता आरंभ की गई है। तीसरा, भारत ने इस क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए $1 बिलियन की ऋण सहायता प्रदान की है। कितनी? $1 बिलियन की। मिलियन और बिलियन में कंफ्यूज मत होइएगा। अगला पॉइंट, वर्ष 2020 में भारत मध्य एशिया व्यापार परिषद ICABC की स्थापना की गई थी 2020 में। अगला पॉइंट, भारत भी जो है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत जिसे तापी पाइपलाइन कहते हैं, इसका भागीदार राष्ट्र है। कई बार पूछा जाता है कि तापी पाइपलाइन में भागीदार देश कौन कौन से, तो ध्यान रखिएगा, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत। तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान में कंफ्यूजन होता है क्योंकि टी से आपका तुर्कमेनिस्तान भी है और टी से ही तजाकिस्तान भी है। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा INSTC समझौता लागू किया गया है। इसके अतिरिक्त अशगाबाद समझौता भी लागू किया गया है। यदि मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि अशगाबाद इन जो मध्य एशियाई देश हैं इनमें से किसका जो है किसकी राजधानी है, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में चाहे तो बता सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण मछलियां अपने पर्यावास व प्रवास मार्ग से कहीं और गमन कर जाएंगी। देखिए, हाल ही के एक अध्ययन में ऐसा पाया गया है कि मछलियों के सीमा पारीय भंडारों या इसे कह सकते हैं झुंड या आबादी पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को आकलन किया गया है। यह अध्ययन अन्य आर्थिक क्षेत्रों, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ के संदर्भ में किया गया है। अध्ययन की जो प्रमुख विशेषताएं हैं यदि उनकी बात करें तो पहला है, वर्ष 2030 तक 23% मछलियों के सीमा पारीय भंडार स्थानांतरित हो जाएंगे। इसके अलावा विश्व के 78% एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है न्यूनतम एक भंडारण या भंडार के स्थानांतरण का अनुभव करेंगे। वर्ष 2100 तक विश्व स्तर पर मछलियों के कुल 45% भंडार स्थानांतरित हो जाएंगे और 81% एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में न्यूनतम एक भंडार का स्थानांतरण होगा। अब बात कर लेते हैं मत्स्य भंडारों के स्थानांतरण से जुड़ी चिंताओं के संबंध में।
तो पहला, यह मछली पकड़ने की क्षमता, मत्स्य उत्पादन, आश्रित आजीविका और अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करेगा। दूसरा, सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 14, ये क्या है, जलीय सतह के नीचे जीवन, इसको प्रभावित कर सकता है या ये हो सकता है। इसके अतिरिक्त यह वर्तमान शासन तंत्र और मत्स्य प्रबंधन ढांचे की प्रभावशीलता के समक्ष चुनौती पैदा करेगा। साथ ही इससे समुदायों की आजीविका की हानि होगी। मत्स्यन पर अन्य जलवायु परिवर्तन प्रभाव की बात करें तो मछलियों की विविधता व वितरण पर प्रभाव, जल में घुलित ऑक्सीजन की कमी, मछली उत्पादन में गिरावट इत्यादि भी प्रभाव दिखाई पड़ सकते हैं। अब आवश्यक उपाय क्या हैं? तो जलवायु परिवर्तन एजेंडे के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय की आवश्यकता है। दूसरा, जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन के लिए राष्ट्रीय कानूनी और नीति निर्माण ढांचे को सक्षम करना महत्वपूर्ण है। साथ ही जलवायु संबंधी नीतियों और कार्रवाइयों के सहयोग एवं समन्वय के साथ सामूहिक कार्रवाइयों के माध्यम से लचीलापन बनाना चाहिए। तो साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मात्स्यिकी समझौतों पर पुनर्विचार करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर साझे भंडार या शेयर्ड स्टॉक के बारे में। तो साझे भंडार की अवधारणा संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि अंक्लास की अभिपुष्टि और तटीय राज्यों द्वारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के दावे के बाद विकसित की गई थी। खाद्य और कृषि संगठन FAO के अनुसार साझे भंडार को 4 गैर अनन्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन कौन से? पहला है ट्रांस बाउंड्री स्टॉक, जो पड़ोसी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को पार करते हैं। दूसरा, स्टैंडलिंग स्टॉक, जो पड़ोस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अतिरिक्त निकटवर्ती खुले समुद्रों अर्थात राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में भी गमन करते हैं। अगला है हाईली माइग्रेटरी स्टॉक, जो खुले समुद्र और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन दोनों सहित विशाल महासागरीय क्षेत्रों में प्रवास करते हैं। तथा चौथा है डिस्क्रीट भंडार, जो केवल खुले समुद्रों में पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। अगला है ग्रीष्मकालीन अभियान 2021-22 के लिए कृषि विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। तो देखिए, इस सम्मेलन में इस तथ्य को रेखांकित किया गया है कि ग्रीष्मकालीन फसलें किसानों को शीघ्र आय प्रदान करती हैं। साथ ही ये खरीफ और रबी मौसम के बीच अंतर को जो है भी समाप्त करती हैं। जायद या ग्रीष्मकालीन फसलों की खेती मार्च और जून के महीने के बीच की जाती है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ग्रीष्मकालीन फसलें कौन सी होती हैं। अगला है उन्हें अपने विकास के लिए गर्म व शुष्क मौसम की आवश्यकता होती है। साथ ही फूल आने के लिए लंबे दिनों की जरूरत होती है। जायद या गर्मियों की फसलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र की बात करें तो वर्ष 2021 में सबसे अधिक क्षेत्र में दलहन की खेती की गई थी। इसके बाद मोटे या पोषक अनाज और तिलहन का स्थान था। ग्रीष्मकालीन फसलों की सीमाओं की बात करें, इनकी लिमिटेशन क्या है? तो देखिए, फसलों की वृद्धि के लिए मौसम की छोटी अवधि का होना, मार्च से मई का, ये कम नमी वाली फसलें हैं तथा ये केवल सुनिश्चित सिंचाई सुविधाओं वाले क्षेत्र में विकसित होती हैं। इसके अतिरिक्त आवारा और जंगली पशु नुकसान पहुंचाते हैं तथा ग्रीष्म ऋतु की फसलों के क्षेत्र कवरेज पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। साथ ही विशेष मौसम किस्मों की आवश्यकता होती है। अब यहां पर थोड़ा सा यहां पर बात कर लेते हैं खेती श्रेणी और इस खेती के तहत जो क्षेत्र है। तो सबसे पहले दालों की बात करें तो दाल में सबसे अधिक जो क्षेत्र है वो हरे चना का, फिर काला चना, फिर अन्य दालें। इसी प्रकार से मोटे या पोषक अनाज में सबसे अधिक जो क्षेत्र है मक्का का, फिर बाजरा, फिर ज्वार और फिर रागी है। तिलहन में सबसे अधिक आपका मूंगफली है, फिर तिल है, फिर सूरजमुखी है। यहाँ आगे चलते हैं। ग्रीष्मकालीन फसलों के लिए मौजूदा समर्थन कार्यक्रम की यदि बात करें तो दलहन और तिलहन को बढ़ावा देने के लिए लक्षित चावल प्रति क्षेत्र TRFA कार्यक्रम चालू किया गया है। इसके अतिरिक्त ऑयल पाम पौधारोपण के साथ साथ अन्य फसलें उगाना, इसका नाम क्या दिया गया है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन और ऑयल पाम। गन्ने के साथ साथ अन्य फसलें उगाना जैसे कि दलहन, वसंत रोपण, ये करना। एकीकृत कृषि विकास मिशन के तहत ग्रीष्मकालीन सब्जियां उगाना इत्यादि भी इसके तहत कुछ इससे समर्थित कार्यक्रम हैं। आगे चलते हैं। आगे बात कर लेते हैं राष्ट्रीय स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज और ग्रे वाटर या अपशिष्ट जल प्रबंधन के बारे में। तो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज की शुरुआत की है। इसे एग्नेस फ्रेंकेस सी डेवलपमेंट के सहयोग से शुरू किया गया। किसके सहयोग से? एग्नेस फ्रेंकेस डी डेवलपमेंट AFD के सहयोग से शुरू किया गया। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग भी इसमें एक सहयोगी है। इस चैलेंज का उद्देश्य स्वच्छता व अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र में उत्प्रेरक परिवर्तन को प्रोत्साहित करना है। इस चैलेंज में भारत में पंजीकृत स्टार्टअप्स और भारतीय स्टार्टअप्स के साथ
सहयोग करने वाले फ्रांसीसी उद्यम भाग ले सकते हैं। कहाँ के? फ्रांसीसी उद्यम, तो महत्वपूर्ण है। यह 4 विषयगत क्षेत्रों में समाधान आमंत्रित करता है। पहला सामाजिक समावेशन, दूसरा जीरो डंप अर्थात ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, तीसरा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और चौथा है डिजिटल सक्षमता के माध्यम से पारदर्शिता। हाल ही में हरियाणा राज्य ने ग्रे वाटर प्रबंधन के साथ खुले में शौच मुक्त ODF प्लस गतिविधियों को आगे बढ़ाया है। हरियाणा ने यह उपलब्धि अपशिष्ट स्थिरीकरण, तालाब व सामुदायिक निच्छालन, गड्ढे के निर्माण आदि उपायों को अपनाकर प्राप्त किया है। ग्रे वाटर बात करें कि ग्रे वाटर क्या होता है? ग्रे वाटर से तात्पर्य घर से निकलने वाले अपशिष्ट जल से है। इसमें शावर, बाथटब, सिंक, किचन, डिशवॉशर और वॉशिंग मशीन में प्रयुक्त जल शामिल होता है। एक घर से लगभग 50% से लेकर 80% तक ग्रे वाटर के रूप में अपशिष्ट जल निकलता है। ग्रे वाटर के प्रबंधन के संबंध के सिद्धांत जो है, इनकी बात करें तो इनकी कमी करके, ग्रे वाटर की कमी करके, कैसे? ताजे जल का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप बहुत कम मात्रा में ग्रे वाटर उत्पन्न होगा। दूसरा, फिर से उपयोग करके, रीयूज, किचन गार्डन, वाहन धोने, शौचालय में फ्लशिंग आदि जैसे कार्यों के लिए ग्रे वाटर का उपयोग किया जाना चाहिए। तीसरा, पुनर्भरण, अवशोषण या शॉकेज गड्ढे व निच्छालन गड्ढे आदि के निर्माण के माध्यम से ग्रे वाटर में या ग्रे वाटर से भूजल में फिर से पानी की पूर्ति करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं संधारणीय स्वच्छता प्राप्त करने। इसमें जो क्रम है ODF, फिर ODF प्लस, फिर ODF प्लस प्लस, इन तीनों को देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आता है ODF। स्वच्छ भारत मिशन ODF प्रोटोकॉल जारी है। इसमें क्या है? शौचालयों तक पहुंच, व्यक्तिगत घरेलू शौचालय, सामुदायिक सार्वजनिक शौचालय सुविधाओं के माध्यम से ODF की स्थिति प्राप्त की गई है। वर्तमान ODF स्थिति देखें तो 3240 घोषित हैं और इसमें से 2741 प्रमाणित हैं। दूसरा स्तर है स्वच्छ भारत मिशन ODF प्लस प्रोटोकॉल का, तो ये अभी पूरी तरीके से जारी नहीं है। इसमें संधारणीय सामुदायिक सार्वजनिक शौचालय उपयोग, संचालन और रखरखाव के बेहतर मानक है। इसके बाद है स्वच्छ भारत मिशन ODF प्लस प्लस प्रोटोकॉल। इसमें संपूर्ण स्वच्छता मूल्य श्रृंखला को संबोधित करके संधारणीय स्वच्छता प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करना, जैसे मलयुक्त गाद प्रबंधन इत्यादि के माध्यम से। आगे बात करते हैं विद्युत एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने ऊर्जा भंडारण प्रणाली ESS एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से संबंधित प्रारूप नीति पर चर्चा की है। नीति का उद्देश्य विद्युत क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला में व्यापक पैमाने पर भंडारण प्रणालियों के निर्माण को बढ़ावा देना है। इसमें उत्पादन, पारेषण और वितरण सभी स्तरों को शामिल किया गया है। प्रारूप नीति की मुख्य विशेषताओं में शामिल क्या है? पहला, आपका एनर्जी स्टोरेज सिस्टम विद्युत अधिनियम के तहत विद्युत व्यवस्था का एक अभिन्न भाग होगा। इसके अतिरिक्त लोग स्टैंड अलोन ESS स्थापित कर सकते हैं, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम स्थापित कर सकते हैं। तीसरा, विकासकर्ता को अंतरराज्यीय पारेषण कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी, साथ ही उन्हें देश के किसी भी भाग से विद्युत को खरीदने या बेचने की अनुमति होगी। अगला पॉइंट, भंडारण के लिए सतत नवीकरणीय ऊर्जा के साथ शामिल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की मात्रा की गणना नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्व RPO के रूप में की जाएगी तथा नवीकरणीय ऊर्जा के लिए पारेषण लागत में छूट दी जाएगी। यह छूट भंडारण शुल्क वसूल करते समय और संग्रहित नवीकरणीय ऊर्जा के विक्रय के दौरान दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं एनर्जी स्टोरेज सिस्टम ESS का महत्व क्या है। तो भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित होगी इससे, तथा बैटरियों के साथ साथ ईंधन पर आयात बिल में कमी आएगी। इसके अतिरिक्त स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा तथा राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान INDC लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। चुनौतियां भी हैं क्या? परियोजना को वित्तीय व्यवहार्यता प्रदान करना, तकनीकी चुनौतियां, भूमि अधिग्रहण जैसे बुनियादी ढांचागत मुद्दों का समाधान करना, लिथियम, कोबाल्ट आदि जैसे खनिजों के अल्प भंडार इत्यादि का होना। इससे पहले सरकार ने ESS एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए नेशनल मिशन ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी एंड बैटरी स्टोरेज प्रारंभ किया था। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के बारे में। ESS, तो ऊर्जा भंडारण प्रणालियां ऐसे उपकरण हैं जो सौर और पवन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा का भंडारण आसान बनाते हैं। जब ग्राहकों को विद्युत की अधिक आवश्यकता होती है तब भंडारित ऊर्जा की आपूर्ति भी करते हैं। तथा ग्रिड ऊर्जा भंडारण की प्रमुख पद्धतियों की यदि बात करें तो बैटरी, पंप युक्त जल वितरण भंडारण, पंप युक्त जल विद्युत भंडारण, संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण, तापीय भंडारण, हाइड्रोजन, फ्लाई व्हील्स, चक्का इत्यादि। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं। भारत ने यूरोपीय संघ के साथ व्यापार वार्ता में अत्यधिक आवश्यकता पर बल दिया है। देखिए, भारत और यूरोपीय संघ जो है व्यापार एवं निवेश
समझौतों पर वार्ता कर रहे हैं। इस दौरान भारतीय विदेश मंत्री ने कुछ गैर व्यापारिक मुद्दों से संबंधित अपनी मांगों पर सामंजस्य और प्राथमिकता आधारित दृष्टिकोण से विचार करने का आग्रह किया है। भारत और फ्रांस के विदेश मंत्रियों ने एक वर्चुअल बैठक संपन्न की है। इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े कई मुद्दों पर सहयोग प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें कोविड-19 टीके, नीली अर्थव्यवस्था के लिए विनियमन, कनेक्टिविटी परियोजना आदि शामिल हैं। उन्होंने इंडो पैसिफिक कैंपस ऑन हेल्थ स्थापित करने के लिए भारत और यूरोपीय संघ के प्रस्ताव को भी रेखांकित किया है। इसका उद्देश्य औषध उत्पादों पर प्रशिक्षण, नवाचार और सहयोग में आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। इसके अतिरिक्त भारत यूरोपीय संघ द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौते से संबंधित वार्ता वर्ष 2007 में शुरू हुई थी, किंतु यह वार्ता वर्ष 2013 से बाधित थी। हाल ही में 8 वर्षों के पश्चात या गतिरोध के बाद वार्ता को फिर से शुरू किया गया है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत यूरोपीय संघ द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौता किससे जुड़ी जो चिंताएं हैं, ये भी एक पॉइंट है। अब भारत की मांग और यूरोपीय संघ की मांग क्या है, तो देखिए भारत की मांग है डेटा सिक्योर का दर्जा। भारत के आईटी क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है ये। कुशल श्रमिकों की अस्थायी आवाजाही पर आसान मानदंड, सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी तथा व्यापार में तकनीकी बाधाओं संबंधी मानदंडों में छूट आदि। यूरोपीय संघ की क्या मांग है, तो ऑटोमोबाइल में महत्वपूर्ण शुल्क कटौती, वाइन, स्पिरिट आदि पर कर में कमी, एक मजबूत बौद्धिक संपदा व्यवस्था, भारत के डेटा स्थानीयकरण मानकों में छूट, मानदंडों में छूट, भौगोलिक संकेतक के साथ इसकी सभी वस्तुओं का संरक्षण इत्यादि। आगे चलते हैं, सुर्खियों में रही चीजों को बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की। इसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया गया। इस सूचकांक में भारत 180 देशों में 85वें स्थान पर है, जबकि भारत को जो अंक मिले हैं कितने मिले हैं, 40 अंक मिले हैं। और पिछले वर्ष यह 86 पोजीशन पर था। इस प्रकार से एक स्कोर का जो है सुधार हुआ है भारत की रैंकिंग में। और ध्यान रखिएगा स्कोर जो है 40 इस बार भी था, 2020 वाले में भी ये आपका स्कोर 40 ही था। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक दशक में भारत का स्कोर स्थिर रहा है। इसका कारण है कि कुछ तंत्र जो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में मदद कर सकते थे वो कमजोर हो रहे हैं। डेनमार्क, न्यूजीलैंड और फिनलैंड ने संयुक्त रूप से सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है और इनका स्कोर कितना है, 88 है 100 में से। यह सूचकांक जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, यह सूचकांक देशों को उनके सार्वजनिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के कथित स्तरों के आधार पर रैंक प्रदान करता है। इसमें विशेषज्ञों और व्यवसायियों से जानकारी ली जाती है। यह 0 से 100 के पैमाने का उपयोग करता है। 0 मतलब अत्यधिक भ्रष्ट, 100 का मतलब शून्य भ्रष्टाचार, बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं है। आगे चलते हैं अमेरिकी कंपेटेस एक्ट के बारे में। तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने अमेरिका क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्री एमिनेंस इन टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी स्ट्रेंथ एक्ट 2022 या अमेरिका कंपेटेस एक्ट 2022 प्रस्तुत किया है। यह एक स्टार्टअप इकाई में स्वामित्व रखने वाले विदेशी नागरिकों के लिए प्रक्रियाओं का प्रस्ताव करता है। इसके अंतर्गत वे W1 गैर अप्रवासी के रूप में वर्गीकरण के लिए स्व याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं। इससे भारतीय प्रतिभाओं व कुशल कामगारों के लिए अमेरिका में और अधिक अवसर सृजित होने की उम्मीद है। आगे बात कर लेते हैं रणनीतिक विनिवेश के बारे में। तो एयर इंडिया के रणनीतिक विनिवेश के लेन देन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। यह औपचारिक रूप से अपने संस्थापक टाटा समूह का हिस्सा बन गया है। रणनीतिक विनिवेश से तात्पर्य किसी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में सरकार की शेयरधारिता के 50% या इससे अधिक हिस्से की बिक्री से है। इसमें प्रबंधन का नियंत्रण भी हस्तांतरित कर दिया जाता है। आगे बात कर लेते हैं सशर्त बाजार अनुमोदन के बारे में, CMA के बारे में। तो देखिए भारत के औषध महानियंत्रक ने देश की वयस्क आबादी के लिए कोवैक्सीन और कोविशील्ड टीकों को सशर्त बाजार अनुमोदन प्रदान किया है। ये जो आपका सशर्त बाजार अनुमोदन है, ये बाजार अनुमोदन की एक नई श्रेणी है। यह कोविड-19 के दौरान अस्तित्व में आई है। इसके अंतर्गत उन दवाओं को मंजूरी दी जाती है जो रोगियों की अपूर्ण चिकित्सा आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। यह अनुमोदन सामान्य रूप से आवश्यक से कम व्यापक डेटा के आधार पर दिया जाता है। निजी अस्पताल और निजी क्लिनिक इन टीकों की आवश्यक दस्तावेज और भुगतान के आधार पर ही खरीद कर सकेंगे। हालांकि वे अब भी नियमित दवा दुकानों में उपलब्ध नहीं होंगे। आगे बात कर लेते हैं विकेंद्रीकृत ऐप्स के बारे में। जैसे आपके विभिन्न प्रकार के मोबाइल ऐप्स होते हैं, ये आपका विकेंद्रीकृत ऐप्स है, मतलब डिसेंट्रलाइज्ड ऐप है ये। तो डी ऐप्स ऐसे प्रोग्राम हैं जो लोगों को तीसरे पक्ष की आवश्यकता के बिना एक दूसरे से संपर्क करने की अनुमति देते हैं। उदाहरण के लिए जब अचल संपत्ति हस्तांतरण डी ऐप्स के द्वारा होगा तो इसमें केवल विक्रेता और खरीदार ही शामिल होंगे।
इस प्रकार बिचौलियां उनके कमीशन से मुक्ति मिलेगी। डी ऐप्स की विशेषता की बात करें तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से ब्लॉकचेन नेटवर्क पर संचालित और मौजूद हैं। नियमित ऐप्स की तुलना में इनमें उच्च कंप्यूटिंग क्षमता होती है तथा ब्लॉकचेन की सुरक्षा का कारण साइबर हमलों के प्रति संवेदनशील नहीं है, मतलब उसे सुरक्षित है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST के बारे में बात करें तो यह विश्व का सबसे उन्नत टेलीस्कोप है। यह लैग्रेंज पॉइंट 2 पर इसकी कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित हो गया है। लैग्रेंज पॉइंट 2 क्या होता है? यह अंतरिक्ष के उन 5 बिंदुओं में से एक है जहां सूर्य और पृथ्वी चंद्रमा प्रणाली, ये जो तीनों हैं, का गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे को संतुलित करता है। टेलीस्कोप के बारे में बात करें तो JWST एक परिक्रमा करने वाली अवरक्त प्रकाश इंफ्रारेड आधारित वेधशाला है। यह दीर्घ तरंग दैर्ध्य कवरेज को और बेहतर संवेदनशीलता के साथ नासा के हब्बल स्पेस टेलीस्कोप की खोजों का विस्तार करेगी। यह ब्रह्मांड के इतिहास के प्रत्येक चरण का अध्ययन करेगी। इसमें बिग बैंग से लेकर के सौर मंडल के विकास तक के चरण शामिल हैं। यह नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है आपका JWST। तो ध्यान रखिएगा, नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी, 3 हैं। जीवन रक्षक पदक की बात करें तो राष्ट्रपति ने जीवन रक्षक पदक श्रृंखला पुरस्कार 2021 प्रदान करने को मंजूरी दी है। ये पुरस्कार किसी व्यक्ति के जीवन को बचाने को लेकर मानव स्वभाव के सराहनीय कार्य के लिए दिए जाते हैं। यह पुरस्कार 3 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं। इनके नाम हैं सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, उत्तम जीवन रक्षा पदक और तीसरा है जीवन रक्षा पदक। जीवन के सभी क्षेत्रों के व्यक्ति इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं। ये पुरस्कार मरणोपरांत भी प्रदान किए जाते हैं, तो किए जा सकते हैं, ये महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा। ये पुरस्कार कब से दिए जा रहे हैं? वर्ष 1961 में 1961 में स्थापित किए गए थे। इन पुरस्कारों के अंतर्गत एक पदक, केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र और एक नगद राशि दी जाती है। बात कर लेते हैं भारत की महिला स्वतंत्रता सेनानी के बारे में। आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में स्वतंत्रता संग्राम की भारत की गुमनाम नायिकाओं पर एक सचित्र पुस्तक का विमोचन किया गया है। स्वतंत्रता संग्राम में शामिल रही प्रमुख महिलाओं की बात करें जिनको इसमें शामिल किया गया है तो कर्नाटक की उल्लाल की रानी अबक्का ने 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों से लड़ाई लड़ी और उन्हें हराया। शिवगंगा की रानी बेलू नाचियार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध युद्ध छेड़ने वाली पहली भारतीय रानी थी। गुलाब कौर ने ब्रिटिश राज के विरुद्ध भारतीयों को लड़ने और उन्हें संगठित करने के लिए अपने जीवन की आकांक्षाओं को त्याग किया। मातंगिनी हजारा ये बंगाल की वीर स्वतंत्रता सेनानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान महान हिंदी कवयित्रियों में से एक थी, साथ ही स्वतंत्रता आंदोलन में भी एक प्रमुख हस्ती भी थी। दुर्गावती देवी ने जॉन सैंडर्स की हत्या के बाद भगत सिंह को सुरक्षित निकलने में मदद की थी। आगे बात करते हैं नॉर्डिक क्लिंकर नौकाएं के बारे में। तो यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की अपनी सूची में नॉर्डिक क्लिंकर नौकाओं को शामिल किया है। इसके लिए डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन ने संयुक्त रूप से यूनेस्को से मांग की थी। क्लिंकर नौकाओं के बारे में बात करें तो नॉर्डिक क्लिंकर नौकाएं छोटी, खुली व लकड़ी की नौकाएं हैं। नॉर्डिक क्षेत्र के लोग लगभग 2 सहस्त्राब्दियों से क्लिंकर नावों का निर्माण कर रहे हैं। इन्हें बनाने में बुनियादी तकनीकों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए पतले तख्तों का उपयोग करना। इन्हें धातु की कील, लकड़ी की कील या रस्सी से जोड़ा जाता है। क्लिंकर नौकाएं नॉर्डिक क्षेत्र की साझी तटीय विरासत का प्रतीक है। इनका उपयोग पारंपरिक रूप से मछली पकड़ने तथा वस्तुओं और लोगों के परिवहन के लिए किया जाता है। तो देखिए, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।